प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2। आपको पार्ट 1 में हम 1 से 30 तक एमसीक्यू करवा चुके हैं। ठीक है, आज पार्ट 2 में 31 से वही 66 तक हम लोग करेंगे। ये 10,000 प्लस का एमसीक्यू श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 68 के दौरान सर्वप्रथम लगाए थे। आप कुछ राष्ट्रीय आय का परिभाषा जो दिए हैं अर्थशास्त्री, उनका नाम याद रखेंगे, जिनमें पहला नाम आता है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब का, फिर है प्रोफेसर पीगू महोदय का, फिर है प्रोफेसर फिशर महोदय का, और फिर है प्रोफेसर केन्स महोदय का। आप केन्स का एक चीज़ याद रखेंगे हमेशा कि वाई बराबर सी प्लस आई होता है, जहाँ वाई का मतलब नेशनल इनकम से है और सी का मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर से, और जहाँ पे आई का मतलब होता है आपको इन्वेस्टमेंट से। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय समिति गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति गठन जो है 1949 यानी 1949 में हुआ था, जिसमें इसकी अध्यक्षता किए थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, अध्यक्ष थे, और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आय का सही सही आकलन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। पूछ रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि सीएसओ की, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का। प्यारे बच्चों, 1951 में इसका स्थापना होता है 2 मई 1951 को। इसका मुख्य कार्य होता है जीडीपी का आकलन करना था उस समय, और ये काम करती थी मॉस्पी डिपार्टमेंट के अंतर्गत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीटेशन। फिर से सुनिए एक बार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीटेशन, इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करती थी। फिर अगला आपका है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका स्थापना 2019 में होता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एनएसओ में सीएसओ को और एनएसएसओ को, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों को मर्ज करके एक नया एनएसओ बना दिया। ठीक है, जिसका नाम रखा गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ मॉस्पी के अंतर्गत काम करती थी। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय के कुल मान को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, पहले बताया आपको, हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। आपको अगर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सब्जेक्टिव और बुक पढ़ना है तो कमेंट कीजिए, सर ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। हम कंप्लीट एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको शुरू से लेकर चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक का पूरा डिटेल्स एनालिसिस पढ़ा देंगे आपको। वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो सारा बुक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पाइए। गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी है? याद रखेंगे, शहरी क्षेत्र में कम आवश्यकता होती है तो 2100 कैलोरी लगेगी, और ग्रामीण में अधिक लगता है तो आप इसको 2400 कैलोरी से याद रखेंगे। 2100 और 2400, इस आंसर में 2400 टिक मारेंगे, और शहरी पूछेगा तो 2100 टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय गणना होती है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधि से होता है। एक होता है आय विधि, एक व्यय विधि, और एक मूल्य योग विधि। मूल्य योग विधि। तो आय विधि में क्या होता है, देश की कुल आय को जोड़कर निकालते हैं, और व्यय विधि में विभिन्न क्षेत्रों में हुए कुल खर्च, यानी कि उपभोग, निवेश और सरकारी खर्च को जोड़ते हैं, और मूल्य योग विधि में आपको उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये ओल्ड डेटा है, बुक पुराना छपा हुआ है, तो उसके हिसाब से गोवा होता है, लेकिन वर्तमान में पूछेगा आपको तो सिक्किम है। अभी करंट में सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। गरीबी के चक्र को किसने परिभाषित किया था? तो इसको बहुत अच्छे से परिभाषित करने वाले व्यक्ति का नाम थे, अर्थशास्त्री का नाम थे प्रोफेसर केन्स महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के चक्र में फंसा है? तो बिहार जो है ना, वो गरीबी के चक्र में। गरीबी के चक्र ऐसा होता है कि आप एक बार गरीब होंगे तो फिर वहां से गरीबी, फिर गरीबी, और ये गरीबी का सर्कल घूमते रहता है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। तीसरी की भयंकर आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो ये 1929 से 39 के दशक में आया था, और इसमें इसको हम लोग बोलते हैं वॉल स्ट्रीट क्रैश। ठीक है, आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। एक बार 2008 में भी आया था, जिसको वैश्विक वित्तीय संकट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत के प्रति व्यक्ति आर्थिक आय का, वार्षिक आय का अनुमान कितना कहा था? तो वो 20 रुपया लगाए थे। याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, 20 रुपया लगाए थे। दादा भाई नौरोजी के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 67-68 के दौरान लगाए थे, और उनका बुक था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उनका ही एक सिद्धांत है धन का बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन अच्छा सिद्धांत है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43।
तो क्या कह रहा है इसमें 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितना थी? तो ये भी ओल्ड बात है, तब जो है 74,920 था, जितना हमने इसको नेटो से देखा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44 पे है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? जस्ट मैंने बताया, ये रचना है आपको दादा भाई नौरोजी का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं और पूछ रहा है इसमें कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो 2-3 बार रिपीट कर दिया, 1867-68 दौरान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। कौन सा बुक था? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखेंगे तो सारा कुछ याद रह जाएगा। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? प्यारे बच्चों देखिए, प्रवाह मतलब घूमते रहना और चक्रीय मतलब गोल-गोल घूमना। प्यारे बच्चों होता क्या है कि आप कुछ चीज़ का उत्पादन करते हैं, ठीक है? और उससे आपको आय प्राप्त होता है, फिर आप व्यय करते हैं। फिर उत्पादन करते हैं, आय करते हैं, व्यय करते हैं, जो बचा रहता है उसे करते हैं ना, तो ये एक चक्र चलता है, इसी को बोलते हैं चक्रीय प्रवाह। इसमें धन और वस्तुओं का सेवाओं का निरंतर प्रवाह चलते रहता है, ठीक है? तो परिभाषा पूछता है अगर ये आपको, तो आप लिखेंगे अर्थव्यवस्था में धन, वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर प्रवाह को चक्रीय प्रवाह करते हैं, जबकि उत्पादन, आय और व्यय के बीच संतुलन बनाना ही इसका मुख्य कार्य है, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। भूमि का प्राथमिक उसकी आय के रूप में क्या प्राप्त करता है? तो भूमि का प्राथमिक अगर आय के रूप में मिलता है तो लगान बोलते हैं, और अगर आपको स्किल लेबर है, आपको सैलरी मिल रहा है, तो उसको वेतन बोलते हैं। मजदूरी को इंग्लिश में वेजेज बोलते हैं। जब आप काम करते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, तो आपको मजदूरी मिलता है। मानसिक काम में तो वेतन भी मिलता है, और ब्याज यानी पूंजी से पूंजी प्राप्त को हम लोग ब्याज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग संख्या कितनी है? तो ये भी ओल्ड डेटा है। 11-12 का डेटा में 27.8 दिखा है, जबकि अभी 5.3% से लेके 11.28% के बीच होगा। तो 49 में चलते हैं हम लोग। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना परसेंट है? कुल घरेलू उत्पाद, ये भी ओल्ड डेटा है, 9.03% बुक में है, तब उसी को टिक करके आप आंसर आगे आएँगे, तो इससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला की बात हम लोग करते हैं तो शिवहर है, और सबसे अधिक का बात करेंगे तो पटना होता है। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार में आय वृद्धि कितनी है? प्यारे बच्चों ये भी ओल्ड डेटा है, 8-9 का डेटा है, 11.03%, तब गुजरात का 11.05% था। ये तुलना उस समय किया गया था, 2008-9 में सीएसओ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 में चलिए। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत। तो बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जो है ना, ओल्ड डेटा के हिसाब से 41.4% है, 41.4। और 53 नंबर में बिहार राज्य की कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि पर आश्रित है? तो ये लगभग 75 से 80% जो है आपका कृषि पे आश्रित है। क्वेश्चन नंबर 54। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री ने कहा? तो प्रोफेसर जगन्नाथ नर्स साहब ने कहा। इसमें क्या होता है कि गरीबी एक चक्र होता है। इसमें अगर आपका आय कम है, तो उत्पादन भी कम होगा, और फिर आपका व्यय भी कम हो जाएगा। इस तरह से फिर आय कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा, व्यय कम होगा, और आप गरीबी के दलदल में फँस जाएँगे। इसी चीज़ को बताया प्रोफेसर रैगनर नर्स साहब ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। सन 2012-13 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय, तो उस समय 68,757 था, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, याद करेंगे इसको, उत्पादक के साधनों की आय, यानी कि आप एक चीज़ बताइए हमको, उत्पादन के 5 साधन कौन-कौन हैं? 5 साधन कौन-कौन हैं? कमेंट कीजिए, जो लोग जानते हैं, कौन-कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में राष्ट्रीय गणना कब प्रारंभ हुई? आपको पता है 1950 से 51 के दौरान प्रारंभ हुई। उस समय 49 में एक कमेटी बनता है पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, और उसके बाद शुरू होता है। तो इससे संबंधित कुछ व्यक्ति का आप नाम याद रखेंगे। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया। 25 से 29 के दौरान 1925 से 29 के दौरान डॉक्टर वीके आर बी राव का, और 1949 यानी 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में गठन बनता है। वही अपना रिपोर्ट आके 51 में बाद में पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं हम लोग। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो ये बहुत सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तीनों होता है। जब ऐसा आपको पॉजिटिव आंसर दिखे ना तीनों वाला, तो कोशिश करना है तीनों टिक करने का। अब है आय तथा उपभोग का अंतर। प्यारे बच्चों, सेविंग्स का एक फॉर्मूला होता है, आपने जितना कमाया और जो खर्च कर दिया बच गया बचत, उसी को बोलते हैं सेविंग्स। तो यानी आय में से उपभोग हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा बचत अब, ठीक है? और अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में आपका। निम्नलिखित में से किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है? प्यारे बच्चों, आपको लास्ट दिन आपको क्वेश्चन नंबर 14 या 18 करवाए थे चैप्टर 2 का ही, तो वहाँ हमने आपसे बताया था कि जीडीपी जीएनपी में पहले से शामिल होता है, लेकिन एनएनपी में घटा दिया जाता है, इसलिए एनएनपी इसका आंसर होगा। आपको शायद हम ए और बी कह दिए थे। एक बार देखते हैं उस क्वेश्चन को, कहाँ था क्वेश्चन नंबर, उसको एक बार सुधार हम लोग कर लेते हैं। हाँ, निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास शामिल नहीं है? देखो, शामिल नहीं पूछेगा ना, तो जीडीपी जीएनपी तो वैसे ही नहीं होता है, और एनपी में शामिल नहीं होता है, पहले से माइनस होता है। तो आंसर इसका एनएनपी होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, याद रखेंगे इसको। ए बी नहीं होगा उसका।
चलिए, तो इसका भी आंसर एनएनपी होगा, याद रखेंगे। जीडीपी और जीएनपी में शामिल होता है, ठीक है, डिप्रिसिएशन। एनएनपी में इसमें घटा दिया जाता है, यानी होता ही नहीं। तो शामिल नहीं पूछेगा तो एनएनपी होगा, पूछेगा तो जीडीपी, यानी जिसमें शामिल होता है तो जीडीपी, या नहीं पूछा इसलिए एनएनपी, ठीक है। इसको सही कर लेंगे, पिछला आंसर को भी आप एनएनपी टिक करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 61, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसने सुझाव दिया था? तो ये योजना आयोग का समिति था। आप हमको बताएंगे उस समिति का और नाम क्या था और कौन इसका अध्यक्षता कर रहे थे, हम नहीं बताएंगे आपको, आप कमेंट करेंगे इसको अपने। क्वेश्चन नंबर 62 में चलिए, निम्न में से किसमें मूल्यह्रास मूल्य शामिल है? मूल्यह्रास का मतलब होता है डिप्रिसिएशन। देखिए एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जस्ट बताया आपको हम कि जीडीपी, और आप देखिए यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी इन दोनों में होता है, एनएनपी में नहीं होता है, इसलिए यहाँ आंसर जीडीपी हो जाएगा। चलिए अब समझ में आया अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1949 में जो हुआ था, तो आपको 1949 में पीसी महालनोबिस थे, आपको पता है ना भाई, पीसी महालनोबिस, और इसका रिपोर्ट 1951 में आता है बाद में। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने में क्या प्राप्त होता है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। जब राष्ट्रीय आय को आप कुल जनसंख्या पॉपुलेशन से आप भाग देंगे तो इसी से आपका प्रति व्यक्ति आय निकलता है। क्वेश्चन नंबर 65 चलिए, राष्ट्रीय आय का सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों की किस विकास में वृद्धि होती है? देखिए राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तो आर्थिक विकास का ये अग्रसित होता है, यानी आर्थिक विकास बढ़ेगा। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पर बल दिया जाता है? तो आर्थिक वृद्धि पर। जब तक आर्थिक वृद्धि नहीं होगा तो एक देश जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप की ओर नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 31 से 66 हमने कराया, लगभग 35-36 क्वेश्चन करा दिया आपको। तो चैप्टर 2 का भी ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन एंड आंसर। अब चैप्टर 3 हम आपके लिए लाएंगे, और अगर कुछ चैप्टर 2 में हमको लगता है इंपॉर्टेंट तो आपको ला देंगे बीच में वीडियो में। इस तरह से आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक तो पक्का कीजिए, और जो हमने क्वेश्चन पूछा आपसे उसको कमेंट में क्वेश्चन को लिखिए। थैंक यू सो मच बच्चों।